यह एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य का जन्म जब होता है तो वह निरंतर सीखते जाता है। जीवन भर इस दुनिया में से जब जाता है तब तक सीखता है, और सीखने का जो क्षेत्र है वो संकुचित नहीं, बड़ा व्यापक है। हर स्थान पर आपको कुछ न कुछ सीखने मिलता है। अब सीखना कोई साक्षर व्यक्ति से सीखने मिलेगा ऐसी बात नहीं। अगर एक अनपढ़ व्यापारी भी है और वो अपने व्यापार में दक्ष है, अपने आसपास में कई लोगों को देखा होगा आपने कि पढ़ाई लिखाई इतनी खास नहीं रहती उन लोगों को, और व्यापार में इतने कुशल होते हैं कि वो उनके सामने MBA करने वाला भी फेल होता है। हम कहीं भी सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। सीखना जीवन भर चलता रहता है। विद्यार्थी नित्य प्रति अपने जीवन में नए नए अनुभव एकत्र करते रहता है। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि और संशोधन करते रहते हैं। इन अनुभवों का उपयोग करना ही अधिगम कहलाता है। अब वो परिभाषा के तौर पे देखिए, अधिगम की परिभाषा तो एक महानुभाव है क्रो एंड क्रो, इन्होंने अधिगम की परिभाषा दिया है। सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। दूसरे पाल महोदय, इन्होंने कहा कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। ये दो परिभाषाएं दो महान लोगों ने दिया। तो अभी दो परिभाषा के आधार पर हम निष्कर्ष निकालें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? नंबर 1, अधिगम द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। नंबर 2, सीखना नए अनुभव ग्रहण करता है। तीसरा, यह जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। चौथा, यह एक सृजनात्मक पद्धति है। पांचवा, यह स्थानांतरित है। अरे एक ने सीखा तो वो दूसरे को दे सकता है, दूसरा तीसरे को दे सकता है। छठवा है, सीखना सार्वभौमिक है, यानी कहीं भी सीखा जा सकता है। सातवां, सीखना एक प्रक्रिया है न कि परिणाम। और आठवां है, यह प्रगति एवं विकास है। अब सीखना कैसे होता है? ये सीखने का जो कार्य है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, उसके बाद स्टोरेज। अब इनपुट क्या होता है? अब जैसे एक अपन उदाहरण लेते हैं कि गेहूं पीसने वाली चक्की में हमने गेहूं डाला और गेहूं जब अंदर गया तो वो गेहूं डाला ये इनपुट हो गया, और फिर वो घूमेगा, एक घूमना उसका प्रोसेस हुआ, और जो हमको आटे के रूप में मिलेगा वो उसका आउटपुट। यदि हम इसी को अपने शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो जैसे किसी बच्चे को 2 × 2 सिखाना है, तो ये हुआ उसका इनपुट कि 2 × 2 सिखाना है। अब प्रोसेस क्या होगी? उसको 2 × 2 सिखाने के कई तरीके हो सकते हैं। कोई 2 कंकड़ लाएगा, फिर 2 कंकड़ लाएगा, उसको जोड़ लेंगे, कंकड़ का उपयोग करके सिखा सकते हैं। कोई उंगलियों पे गेंद करके सिखा सकता है, कोई पेंसिल से कॉपी में लाइन बना के सिखा सकता है। ये शिक्षण विधि हुई कि वो कितने ऐसी कौन सी शिक्षण विधि अपनाए कि भैया बहन जो है जल्दी से ग्रहण कर ले, और शिक्षण विधि ऐसी हो जल्दी से ग्रहण कर ले और वो उतनी ज्यादा टिकाऊ भी। तो ये हुआ उसका प्रोसेस, यानी कैसे किस पद्धति से आप सिखाएंगे।
पढ़ाने को तो सब लोग पढ़ा लेते हैं। कोई भी अभी आप कई विद्यालय में देखते होंगे, किसी को भी भर्ती कर लेते हैं और वो उसको एबीसीडी कुछ आती नहीं और कक्षा में भेज देते हैं। अब वो क्या सिखाएंगे? तो ये कुशलता इसी बात पर है और टिकाऊपन तभी होता है कि हम कितने रोचक ढंग से पढ़ाते हैं क्या। और ये किसी पढ़ने से तो मिलता ही मिलता है। ये जो कौशल का विकास होता है ये करने से होता है, तो अभ्यास करता है। और हम खुद ही प्रयोग करते रहे कि बच्चे को किस ढंग से सिखाएं, वो जल्दी सीखेगा और ज्यादा टिकाऊ होगा। ये प्रोसेस की बात हुई। अब आउटपुट उसका क्या होगा कि आउटपुट यानी हुआ ये कि जब वो रास्ते पे कहीं भी जाएगा तो कहीं गमले रखे हैं तो उसको वो गिन लेगा अपने आप, यानी उसको गिनती आएगी 1 2 3 4 ऐसा गिनेगा। तो ये हुआ उसका आउटपुट। अब सवाल ये है कि स्टोरेज क्या होगा कि आपने जैसे किसी बच्चे को पूछा कि 2 × 2 कितना हुआ, तो उसने बता दिया उंगली से गिन करके 4, 2 जोड़ा और फिर 2 जोड़ा 4 बता दिया। पर अगर उसको दूसरे विषय पे दिया जाए कि ये खिड़की में खाने कितने हैं, तो गिन करके बता देगा, तब उसका वो आउटपुट होगा और यही परिणाम आधारित शिक्षा है। और कहीं भी कभी भी पूछा है कितना उसने अपने दिमाग में स्टोर करके रखा अपने सीखने को। ये इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, जैसे ये सतत अभ्यास से होता है। जैसे बालक खड़ा हुआ, पहली बार खड़ा हुआ बालक और निश्चित रूप से गिरेगा वो। वही भी बालक जब चलना सीखता है, पहली बार खड़ा होता है, कई बार गिरता है, फिर वो प्रयास करता है, फिर गिरता है, फिर प्रयास करता है। ऐसा प्रयास करते करते बालक खड़ा हो जाता है और फिर खड़ा होने के बाद में कुछ कदम चलता है और फिर गिरता है। ऐसा कुछ देर तक चलता है और फिर एक स्थिति आती है कि बालक खड़ा होकर के चलने लगता है, बल्कि दौड़ने लगता है। यहाँ अब जो लर्निंग आउटकम जो होते हैं, अपन उसको प्राप्त कैसे करें, परिणाम कैसे प्राप्त करें। तो ये परिणाम मूलक जो शिक्षा है, परिणाम आधारित शिक्षा है, ये परिणाम प्राप्त करने में कई तत्वों का प्रभाव पड़ता है। सिर्फ टीचिंग का ही नहीं, बहुत सारे संसाधनों का बच्चों के लर्निंग पर प्रभाव पड़ता है, सीखने पर प्रभाव पड़ता है। किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है उसको हम देखेंगे। शिक्षण योजना यानी लर्निंग आउटपुट प्राप्त करने के तरीके की बात करते हैं, यानी शिक्षण योजना। तो प्रभावी शिक्षण के लिए एक योजना बनाना जरूरी है। बगैर किसी योजना के आप कार्य करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। अब जैसे हम ये प्रशिक्षण की बात करें तो ये पूरी योजना बनी थी, तब हम बिल्कुल टाइम पर 10:30 बजे जुड़ गए। यदि हम इसकी पूरी योजना ही नहीं बनाते और ये एन वक्त में बोल देते कि नहीं आपको ये पढ़ाना है, ऐसा करना है, तो वो कार्यक्रम सफल नहीं होता। किसी भी चीज की योजना बनाई जाती है। कक्षा में जाने के पहले योजना बनाना पड़ता है कि हम जाएंगे, वहाँ कई प्रकार के बच्चे रहेंगे, सबको कमजोर बच्चे, मध्यम बच्चे, अच्छे बच्चे, तो सबको लेकर के एक समग्र रूप से हम कैसे अपना अध्यापन कार्य करें। तो ये योजना बनाना चाहिए और बगैर योजना बनाए आपका शिक्षण जो है परिणामदायक नहीं होगा। पर ये योजना बनाते समय सबसे बड़ी बात यह है और मुख्य बात है
आनंददायी वातावरण। यदि आपकी कक्षा में आनंद नहीं है, मजा नहीं है, तो आपका शिक्षण बेकार है। बोझिलता नहीं होना चाहिए। हम पढ़ाए जा रहे हैं, ना आपके पास में कोई सहायक सामग्री है, ना कोई ऑडियो है, ना कुछ है, तो बच्चे के मन में एक भावना आती है। क्या भावना आती है? अरे ये तो दीदी जी, आचार्य जी ये तो पुस्तक देख के पढ़ा रही है, तो मैं अपने घर में ही पढ़ लूं, ये भावना आती है। इसलिए योजना बनाते समय यदि हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, तो जितना पुस्तक में लिखा है उतना ही नहीं, आपका शिक्षण तब ही प्रभावित होगा जब आप उससे हट करके कुछ बच्चों को बताएंगे। छोटे बच्चों को तो कहानी बहुत अच्छी लगती है, उनके अंदर ज्यादातर शिक्षण जो है कहानी और खेल के माध्यम से होना चाहिए शिशु कक्षा में। और आजकल शिशु वाटिका का स्वरूप भी बदल गया है, पैटर्न नहीं बदल गया है। पहले KG1 KG2 को अपन शिशु वाटिका मानते थे, अब तो दूसरी तक हो गया। प्रथम और द्वितीय कक्षा भी शिशु वाटिका ही मानी जाए। तो इनको कहानी आधारित और खेल आधारित, गिनती भी सिखाना है तो खेल खेल में सिखाना, ऐसी योजना बनना चाहिए। तो इससे हमें लर्निंग आउटकम प्राप्त करने में, यानी परिणाम प्राप्त करने में ज्यादा आसानी होगी और हमारा शिक्षण कार्य भी बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरा प्रभाव पड़ता है समझदारी। कक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय सारणी होती है, कालखंड विभाजित होते हैं। तो कालखंड भी जो है हर स्तर के अलग अलग होते हैं। अब आपने एक अपन जैसे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी कक्षा है या जैसे 8 की कक्षा है, उसी समय सारणी के साथ में आपने प्रथम की समय सारणी, तो ये कितना बड़ा अन्याय है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर विभाग की अलग समय सारणी होती। मैं तो कहता हूँ हर विभाग के मतलब विद्यालय लगने का समय भी अलग होता है। आप जितना हायर सेकेंडरी में जैसे एक विषय के लिए 45 मिनट का कालखंड बनाते, तो उनके 5-6 पीरियड होते हैं, उनकी विद्यालय 5 बजे तक होता है। आप कोई शिशु 10:30 बजे आए विद्यालय और 5 बजे तक रहे, तो उनके मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अन्याय होगा उस बच्चे के साथ। तो स्तर को देख करके उनके कालखंड भी तय होने चाहिए, तब आपको परिणाम मिलेगा। जैसे अब कक्षा 1 और 2 में 30-35 मिनट उनको पढ़ाया जा सकता है लगातार। अच्छा, ये जो विषयमान के कालखंड होते हैं, हिंदी का 35 मिनट, अंग्रेजी का 35 मिनट, गणित का 35 मिनट, ये जो है छोटी कक्षा में निरर्थक है। छोटी कक्षाओं में अब एक कक्षा में आदर्श रूप से 35 भैया बहन होना चाहिए। अब 35 भैया बहनों को आप अगर कालखंड में बांट दी, तो आप उनको लिखाएंगे कब, पढ़ाएंगे कब, काफी कितने टाइम में जानेंगे उनकी। तो छोटी कक्षा में जो है खास तौर से शिशु वाटिका में इस प्रकार समय सारणी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंदी, गणित, अंग्रेजी वाले एक विषय भी एक दिन में पढ़ाइए, एक ज्यादा से ज्यादा 2 विषय 2 दिन में, एक दिन में पढ़ाइए। लंच टाइम के पहले का एक विषय हो गया, लंच टाइम के बाद में एक विषय हो गया। उसको समय सारणी के कालखंड के बंधन में छोटी कक्षा को नहीं पढ़ना चाहिए, तो परिणाम नहीं मिलेगा। तो फिर पढ़ाना हो जाएगा, सिखाना नहीं होगा। और हमें क्या करना है? सिखाना है, न कि पढ़ाना। पढ़ाना और सिखाना में बहुत अंतर है। हमें ज्यादातर जोर जो है सिखाने पे देना। तीसरा जो होता है ICT बेस्ड, सूचना और संचार तकनीक का प्रयोग। इसका भी प्रयोग करके हम अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
ये जो होता है आईसीटी, ये शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है, आसान बनाता है और सबसे बड़ी चीज रोचक बनाता है। यदि आपके क्लास में रोचकता नहीं है, बच्चे जानने के इच्छुक नहीं है, जिज्ञासु नहीं है, माहौल खुशनुमा नहीं है, तो आप कितना ही पढ़ा लें, आपको आउटकम प्राप्त नहीं होगा। आज आईसीटी के बेस्ड में एक से एक चीजें आ गई हैं और जब 5G तकनीक आने वाली है तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे मोबाइल है, इंटरनेट है, टैबलेट है, लैपटॉप, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, इन तकनीक का प्रयोग करके हम शिक्षण प्रतिफल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज इससे समय की भी बहुत बचत होती है। हर टीचर के पास में, हर आचार्य जी के पास में एंड्रॉइड फोन होता है। आप उससे नई नई जानकारी एक धड़कते हुए दिल का अगर लें उदाहरण बड़ी कक्षाओं के लिए कि आपको दिल कैसे धड़कता है ये समझाना है, तो उसके लिए कितना प्रभावी आपका मोबाइल, सोच सकते हैं लैपटॉप कितना प्रभावी है। अब छोटी कक्षाओं की बात करें, आपने अगर यूट्यूब में एक कार्टून फिल्म दिखा दी, यदि ऐसा लग रहा है कि बच्चे कुछ बोर हो रहे हैं, बोझिलता है, और एक कार्टून फिल्म लगा दी 5 मिनट या 10 मिनट, सब बच्चे आनंद विभोर हो जाएंगे और फिर उनको धीरे धीरे अपने पाठ्यक्रम पे ले आएंगे। तो ये जो है आईसीटी जो है, सूचना एवं संचार तकनीक जो है, ये अधिगम के लिए बहुत अच्छे हैं। उपयोग इसका जो है सही दिशा में और परिणाम प्राप्त करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। चौथा होता है विद्यालय भवन। विद्यालय भवन जो है आकर्षक होना चाहिए, साफ होना चाहिए, अच्छे उसका मतलब सुंदरता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ी उच्च भवन 2-2, 3-3 मंजिला भवन ही। अगर बात करें हम, अगर आपको परिणाम प्राप्त करना है तो किसी झोपड़ी में भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक घास फूस की 4 झोपड़ी बना दी, उसको गोबर से बढ़िया लीप दिए और बढ़िया रंगोली डाल दिए और घास फूस की झोपड़ी में वो कहीं आपके महल से ज्यादा अच्छा परिणाम आए। तो ये नहीं, बहुत आकर्षक जो होता है वो एक जमाने को देखते हैं, उसके पीछे दौड़ रहे हैं, पर वो परिणाम में उतना वो नहीं कि बड़ी स्वच्छता होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, ये बड़ी चीज है। और हर वस्तु अपने अपने जगह व्यवस्थित, अरे हर चीज सिखाती है बच्चों को। यदि आप कोई भी चीज को विद्यालय में सजा करके रखेंगे तो बच्चे का मन जो होगा प्रफुल्लित होगा, एक बात। और दूसरी बात, उससे परिणाम क्या मिलेगा कि बच्चे में किसी भी चीज को सुंदर ढंग से रखने की प्रवृत्ति विकसित होगी। और भवन में प्रेरणादायी वाक्य लिखे हो, अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अच्छे से बने हो, गणितीय चिन्ह बना सकते हैं हम आकर्षक बनाने के लिए। ये छोटी कक्षाओं में दीवार का जो उपयोग है उसमें अपन कार्टून द्वारा कोई कहानी को चित्रांकन कर सकते, एक बार, या 3 फुट की दीवार के ऊपर पुता दें तो उसमें आप चारों दीवार के 3 फुट तक के ऊंचाई को पुतवा दें, उसमें अंग्रेजी के अल्फाबेट या ककाहारा वगैरह सब ऐसा लिखा दें चित्र सहित हुआ, और किसी कमरे को सिर्फ हरे रंग से पुतवा देंगे। तो उसमें क्या होगा कि बच्चे अपने मन मर्जी से उस हरे रंग की पुताई वाली पट्टी पर लिखेंगे, सबको स्वतंत्र छोड़ दें। फिर देखिए एक बच्चा जब लिखेगा और आपस में बात करेंगे तो दूसरा मैं इससे अच्छा बना सकता हूँ, मैं ऐसा
कि हाँ बुद्धि किताब और एक दूसरे को देख करके वो सीखने लगेंगे। तो ये भी हमें परिणाम प्राप्त करने में हमारे लिए बहुत सहायक होते हैं। विद्यालय पर सुसज्जित विद्यालय का गेट होना चाहिए, फर्श पर अपन सांप सीढ़ी बना सकते हैं, या एक कूदने का जंपिंग का अपन पैटर्न बना सकते हैं। दरवाजे बिल्कुल एक ही कलर में पुते रहते हैं, उसमें भी हम विभिन्न प्रकार की पेंट के द्वारा आकृति बना सकते हैं। अरे हर चीज बोलती हुई दिखाई दे विद्यालय। कितना बड़ा भवन है कितना छोटा भवन है ये कोई मायने नहीं रखता। अगर आप योजना पूर्वक काम करते हैं तो संसाधन की कमी कहीं आड़े नहीं हो सकती। गबाड़ से जुगाड़ करके हम अपने विद्यालय को बहुत अच्छा बना सकते हैं। पांचवा आता है विद्यालय का पुस्तकालय, यानी सीखने की प्रवृत्ति को हम ज्यादा आसान कैसे बना सकते हैं, या सीधे शब्दों में बोले कि लर्निंग आउटकम प्राप्त करने में क्या क्या सहायक होते हैं, इस बात पर चर्चा करते हैं। और एक आता है विद्यालय का पुस्तकालय। पुस्तकालय विद्यालय में बहुत आवश्यक संसाधन है जो सीखने के लिए प्रेरणा देता है। पुस्तकालय वर्तमान ज्ञान को समृद्ध करने के लिए पुस्तकालय हर विभाग का अलग अलग होना ही चाहिए। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की पुस्तकालय में अलग तरह की पुस्तकें रहेंगी, मिडिल के पुस्तकालय में अलग तरह की रहेंगी, उनसे संबंधित रहेंगी। जैसे बड़ी कक्षाओं में संदर्भित जो पुस्तकें, जैसे अगर मैं हिंदी की बात करें तो हम उसके जो किसी कवि जैसे मातृभूमि अगर है निराला जी की, तो उनसे उनकी अन्य कविता और क्या ऐसे पुस्तकें वहां पर बड़ी कक्षा में हो रहा है। अब सीधे आ जाते हैं शिशु कक्षा में। शिशु कक्षा में क्या पुस्तकें होना चाहिए, वहां पे कार्टून की पुस्तकें, उनके पुस्तकालय, ड्राइंग की पुस्तकें होनी चाहिए पुस्तकालय। पुस्तकालय अच्छा समृद्ध पुस्तकालय हो और सबसे बड़ी चीज जो है उसका उपयोग हो। मैं समझता हूँ प्राय सभी विद्यालय में पुस्तकालय होते ही है, पर जो है उसका उपयोग करने का तरीका नहीं। अगर हम पूरी निष्ठा के साथ एक आचार्य पुस्तकालय का दायित्व ले, उत्साही कोई आचार्य है, अगर वो शिक्षा से पुस्तकालय का दायित्व, आपने देखा होगा स्वयं बच्चे पढ़ाने वाले अध्यापक पे डिपेंड करता है कि वो बच्चों में पुस्तक पढ़ने के लिए कितने उनको तैयार कर सकते हैं। पर ये तो कक्षा शिक्षक का या विषय शिक्षक की बात है, पुस्तकालय प्रमुख भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं। वो कैसे निभा सकते हैं? यदि जैसे एक पुस्तकालय प्रमुख आचार्य, उनके पास में एक पंजी बनी हो और पुस्तक देने का समय लेने का समय अंकित हो, यानी कहना चाहिए पुस्तक वितरण पंजी। अब कोई आपके पास आपकी कक्षा में 40 बच्चे, तो पूरे 40 बच्चे पुस्तक अपने से लेने के आने वाले नहीं है। एक दो बच्चे आ जाए तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि कोई सप्ताह में एक दिन या दो एक दिन चीज है तो काफी है, 3 बजे से 4 बजे का अपन टाइम तय कर ले, और जहाँ धूप नहीं रहती, मौसम बढ़िया रहता है, उसमें पूरे ग्राउंड में बिठा दी, सब बच्चों को एक एक पुस्तक दे दी कि इसको आपको आधा घंटा पढ़ना है। जैसे अपने विद्यालय में प्रेरणा आती है, देवपुत्र आती है, 25-30 बच्चों को एक साथ बिठाती है और दे दिए इसको पढ़ना है, और फिर आधा घंटे के बाद में रैंडमली एक दो बच्चों से क्वेश्चन कर ली। यानी धीरे धीरे करके उन्हें पुस्तक पढ़ने की आदत होना चाहिए। आजकल इसकी बहुत कमी है, पुस्तक पढ़ने की आदत बच्चे हमारे आचार्य बंधु भगिनी की भी नहीं।
जब तक आप पुस्तक पढ़ेंगे नहीं, आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे किसी लेक्चर देने के लिए या कक्षा में अध्यापन करना है। पुस्तक पढ़ना बहुत जरूरी है। ये मोबाइल ने, व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने हमको पुस्तकों से बहुत दूर कर दिया। अच्छा, पुस्तक जो है, आपके मोबाइल में भी लाखों करोड़ों पुस्तकें पड़ी हुई। आप जो भी सर्च कर लें, आजकल तो वॉइस सर्च से आपको लिखना भी नहीं, वॉइस सर्च के माध्यम से कर लें। आपको दुनिया की ऐसी कोई पुस्तक नहीं जो आपके मोबाइल में नहीं। बस आपको एक तय करना है कि अपने लिए नहीं तय करना है, मैं प्रतिदिन आधा घंटा कुछ न कुछ पढ़ूंगी, साहित्यिक पढ़ूंगा। तो ऐसा पुस्तकालय भी प्रभावी होता है आउटकम प्राप्त करने के लिए। प्रयोगशाला, अगला आता है प्रयोगशाला। उच्च कक्षाओं में प्रयोगशाला तो होती है, कोई बुराई नहीं, पर होती है उच्च कक्षाओं में प्रयोगशाला, पर उपयोग कितना होता है? कब होता है उपयोग? उपयोग होता है जब प्रैक्टिकल कराना, तब आप पुस्तकालय उसमें प्रयोगशाला में बच्चों को लेकर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपके कक्षा में जो अध्यापन होता है उस समय भी आप प्रयोग करके दिखाना चाहिए। जरूरी नहीं कि उनको प्रयोगशाला में लेके जाए, अपने कक्षा में दिखाइए प्रयोग। छोटी कक्षाओं में जो है, इनके प्रयोगशाला कैसे होगी? इनके प्रयोगशाला में छोटी कक्षाओं में होंगी, गुब्बारे होंगे, रंगों के कई फूल होंगे, छोटे छोटे पाइप के टुकड़े हो सकते हैं, कबाड़ से बोतल उठा के ला सकते हैं, उसमें